हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम करता हूँ। फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट हम लोग का चल रहा है। लेक्चर नंबर आज 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक बेटा काइनेटिक्स का, फार्माकोकाइनेटिक्स का। हम लोग आज पहली स्टेप को पढ़ने वाले हैं, यानी एब्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं। दवा आपके बॉडी में प्रवेश करने वाली है बेटा, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो दवा को जब प्रवेश करना होता है आपके बॉडी में, जब घुसना पड़ता है, एब्जॉर्प्शन होना पड़ता है, तो उसको क्या करना पड़ता है और आपकी बॉडी उसके लिए कैसा बिहेव करती है। एक बहुत छोटा सा लॉजिक है बेटा। जब भी आप किसी दरवाजे को इंटर करना चाहते हो, तो आप दरवाजे को पुश करते हो। मान लो यार, दरवाजा आपका थोड़ा सा कठोर है, स्ट्रांग है, बड़ी मजबूती से बना हुआ है, तो क्या उतना ही फोर्स लगा के दरवाजा तोड़ना पड़ता है? यानी जैसे है वैसे ही आपको हो जाना पड़ता है। जी हाँ बेटा, इसी पॉइंट को एलॉबरेट करेंगे, इसी पॉइंट को पूरा डिफाइन करेंगे कैसे ये कहानी होगी। उसी तरह से दवा जब हमारे बॉडी में इंटर करेगी, तो उसी को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। और इस एब्जॉर्प्शन के लिए दवा को क्या करना पड़ता है, और वो दरवाजा यानी हमारी बॉडी कैसा बिहेव करती है। दोनों पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल करते हैं और समझते हैं। तो भाई पहली लाइन में पढ़ता हूँ, आपके सामने लिखी हुई है एक छोटी सी प्यारी सी नोट्स। और ये नोट्स आपको भी मिलेगी इसी तरह से, नोट्स पीडीएफ में भी। तो आप दोनों तरह से फायदा उठा सकते हो। अभी काम सिर्फ समझने का होगा। तो पहली लाइन लिखी है कि ड्रग का मूवमेंट होगा, यानी ड्रग आपके बॉडी में गति करेगी फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जहां से आपने डाला है, जिस तरह से आपने डाला है, वहां से दवा मूव करेगी और कहां पहुंच जाएगी? ब्लड में। ठीक है। ब्लड में क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी में जो भी चीजें, हमारी मिनरल, हमारा ऑक्सीजन, हमारा न्यूट्रिएंट्स, हमारा ड्रग, सारी चीजें ब्लड के वजह से ही तो पूरे बॉडी में फ्लो कर रही है इन अनचेंज्ड फॉर्म। तो यहां तक तो बातें समझ में आ रही होंगी बेटा पढ़ने से ही। लेकिन ये अनचेंज्ड फॉर्म मतलब क्या है? चलो देखते हैं इस पहले पॉइंट का मतलब क्या है। हमारे पास कोई भी दवा है बेटा, मैं सिंपल सा कोई दवा ले लेता हूं। मान लो मैंने दवा ले ली ए बी। कौन सी दवा ले ली? ए बी। ये कोई भी दवा है। अब इस ए बी का अनचेंज फॉर्म मतलब क्या? जैसे ही मान लो भैया आपने ए बी की दवा खाई। अब खाई तो कैसे खाई? ओरल खा सकते हो, आईवी ले सकते हो, आईएम ले सकते हो। सारी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर ली है बेटा। तो जितने भी तरीके से आपने दवा अपने अंदर प्रवेश कराने की कोशिश की, कंज्यूम करने की कोशिश की, ये कहां पहुंच जाएगी? ये हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएगी। राइट। ये क्या है? हमारा ब्लड है। वेसल्स में क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा। तो दवा का ब्लड में जाना क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब जरा एबी का अनचेंज फॉर्म मतलब क्या? एबी की दवा एबी के ही फॉर्म में रहेगी। यानी जो दवा आपने खाई, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा जब वो ब्लड में जाएगी। इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर मैं कहूं ये चेंज हो गया, तो आप क्या कहोगे? चेंज हो गया, टूट गया। इसको कहेंगे चेंज्ड फॉर्म। लेकिन एब्जॉर्प्शन आपसे कहता है बेटा अनचेंज्ड फॉर्म। दवा को जिस हिसाब से आपने बनाया है, जब वो आपकी बॉडी में घुसेगी, ब्लड में जाएगी, उसको उसी फॉर्म में रहना होगा, अनचेंज रहना होगा। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्लियर आउट करेंगे और अच्छे से। समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, ये आपकी दवा है और ये आपका बॉडी है। तो बॉडी आपकी किससे बनता है? सेल से बनता है बेटा। सेल को जब जूम किया गया ना, जब देखा गया, मैग्नीफाई किया गया, इसके स्ट्रक्चर को देखा गया, तो देखा गया इसमें फास्फोलिपिड की लेयर पड़ी हुई है। फास्फोलिपिड का लेयर में लिपिड दिख रहा है, लिपिड आ रहा बेटा। अच्छा, बाई लेयर होती है, दो लेयर होती है ना बेटा, बाई लेयर्स। ठीक है, फास्फोलिपिड की बाई लेयर्स। लिपिड मतलब क्या है? ऐसी चीज जो आपके तेल में घुलेगी, पानी में तो नहीं घुलने वाली, पानी वाली, पानी से नफरत करने वाली है ना। लिपिड नेचर मतलब पानी से नफरत करने वाला। तो जब सेल को देखा गया, तो पाया गया कि भाई इसमें लिपिड नेचर है। अब मैंने क्या बोला? कैसा होगा भाई, दरवाजे को पार करना है तो उस इंसान को भी उसी तरह का जोर लगाना पड़ेगा, यानी उसी तरह से बिहेव करना पड़ेगा। तो इस दवा को बेटा लिपिड नेचर का होना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई है? दवा को क्या होना पड़ेगा? लिपिड का नेचर रखना पड़ेगा। अब बेटा ये थोड़ा सा आपको मैं टर्म बताने वाला हूं। अगर दवा अनचेंज है, उसका मतलब है दवा अनआयोनाइज्ड है, यानी दवा टूटी नहीं है बेटा। आयोनाइज मतलब टूट जाना दवा का। अनआयोनाइज मतलब नहीं टूटा, उसका कोई फॉर्म नहीं बदला बेटा। जैसे यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है, ए बी रह गया ब्लड में, तो क्या है? अनआयोनाइज्ड है। लेकिन अगर ऐसे टूट गया तो आयोनाइज्ड है। तो सबसे पहले दवा को क्या होना होगा? अनआयोनाइज्ड होना होगा। दवा को क्या होना होगा? लिपोफिलिक होना होगा। दवा को क्या होना होगा? नॉन पोलर होना होगा। बेटा तीनों की बात सिर्फ एक
आपकी तरफ इशारा करती है कि अगर आपका सेल लिपिड है तो दवा को भी क्या होना होगा, लिपिड के नेचर का होना होगा। ठीक, उसी तरह से इस जगह पे हमारा एक फिनोमिना लग जाता है, एक रूल लग जाता है, जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। क्यों ये बात समझ में आ रही बच्चा? लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा होगा उसके साथ वैसा ही घुलेगा। क्या ये लिपिड नेचर का है और क्या हमारी सेल लिपिड नेचर की है? तो क्या अब ये दवा हमारी आराम से ब्लड में जाएगी? आंसर है हाँ जाएगी, दोनों का सेम नेचर है। अब लिपिड को हमने अलग अलग भाषा में कहने की कोशिश की, अनचेंज्ड कह दिया, अनआयोनाइज्ड कह दिया, लिपोफिलिक कह दिया और नॉन पोलर कह दिया। इसका उल्टा अगर मैं जाऊं, इस दवा को मैंने कहा कि भाई मान लो ये दवा आपकी वाटर लविंग है, तो क्या होगा? इसको कहेंगे चेंज्ड फॉर्म, इसको कहेंगे आयोनाइज्ड, इसको कहेंगे हाइड्रोफिलिक और इसको कहेंगे पोलर। अब ये दवा कब हाइड्रोफिलिक हो जाती है इसकी बात हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे बेटा, अभी के लिए आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। सो मोटा मोटी कहने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन यानी दवा का अनचेंज फॉर्म होना और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाना, यही है एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया? अब देखो, जो भी हमारी दवा है बेटा वो दो नेचर को रखती है, या तो वो वीक एसिड होती है या तो वो वीक बेसिक होती है। यानी एसिड है तो भी वीक है, बेस है तो भी वीक है। वीक एसिड का मतलब है उसका पीएच बेटा 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। और बेस का मतलब है वो 7 से ज्यादा होगा। ये तो बच्चों वाली बात है, आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रल वाला 7 पे ही आ जाता है। बाकी ऊपर नीचे वाली कहानी 1 से लेके आपके 7 वाले एसिड हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं, है ना? तो वीक एसिड 7 से कम है, ये दवा आपकी स्टमक से एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि स्टमक में कौन बैठा हुआ है? HCl। और भैया स्टमक एब्जॉर्ब करेगा एसिडिक वाली ड्रग को। उसी तरह से अगर बेस की बात करें जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होता है बेटा, वो इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, तो दवा के दो नेचर होते हैं। ठीक, तो आपके एब्जॉर्प्शन में इतने ही पॉइंट्स आपको कवर करने हैं और इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन टू द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जिस टॉपिक की बात हम लोग थोड़े से देर बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, वीक एसिड को क्यों लिया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड को क्यों नहीं लिया गया, या स्ट्रॉन्ग बेस को क्यों नहीं लिया गया? भाई दवा के तो दो ही नेचर होंगे, या तो वो वीक एसिड हो सकता है या तो वीक बेस हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है कि कोई दवा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और क्या ये भी हो सकता है कोई दवा स्ट्रॉन्ग बेस हो? तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात क्यों नहीं की, वीक एसिड और वीक बेस की बात क्यों की? एक बात आप ध्यान से समझेंगे बेटा, जो वीक एसिड वीक बेस होते हैं उन्हीं का एब्जॉर्प्शन होता है। दवा को ऐसा ही बनाया जाता है कि वो वीक एसिड और वीक बेस हो, ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, क्या रीजन है, समझो इस चीज को। अगर कोई भी दवा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटा वो टूटेगी नहीं, हमारी बॉडी में टूटेगी ही नहीं, आयोनाइज्ड ही नहीं होगी, ऐसे आयंस में टूटेगी ही नहीं। जब वो नहीं टूटेगी तो वो देर तक हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब रहेगी, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर जाएगी। समझ में आ रहा है? देर तक रहेगी, पचेगी ही नहीं, तो दवा पड़ी रहेगी, और दवा पड़ी रहेगी तो उसका एक्शन आता रहेगा और हमें दिक्कत हो जाएगी। तो भैया सिंपल सी बात रखेंगे यार, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं? क्योंकि ये जल्दी टूटती नहीं है, इस वजह से हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की दवाओं को एब्जॉर्ब नहीं करा पाते। तो ये हो गया पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे कुछ देर बाद, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।